नमस्कार साथियों, एनालाइजर ऐप में आप सभी का स्वागत है। आज का जो ये वीडियो है ये एक भाग है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो साख नियमन है। मेंस में जो आपके सिलेबस में शामिल है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का साख नियमन, उसी का एक कंसेप्ट बिल्डअप वीडियो है। कंसेप्ट बिल्डअप वीडियो करने का मतलब ये है कि इस वीडियो से तो कोई प्रश्न आपके एग्जाम में शायद नहीं आएगा, लेकिन अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप एक अवधारणा बना सकते हैं, एक कंसेप्ट बना सकते हैं आरबीआई के बारे में कि आरबीआई कैसे काम करता है। इस वीडियो में, जैसा कि मेरे पुराने किसी भी वीडियो में आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, इस वीडियो में आपको लिखा हुआ कोई कंटेंट भी नहीं मिलेगा। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आखिर मुद्रा कैसे आया मार्केट में, मुद्रा का सृजन कैसे हुआ, किस तरीके से वो मार्केट में आया, उससे पहले हमारी क्या व्यवस्था थी, हम किस तरीके से व्यवहार करते थे, जो आर्थिक व्यवहार होता है। उसके बाद एक और चीज देखेंगे कि आखिर साख सृजन कैसे होता है, या साख सृजन जो बोला जाता है उसका मतलब क्या है। और तीसरी एक चीज देखेंगे कि मुद्रास्फीति और महंगाई क्या है। तो इन सारी बातों को हम केवल एक कहानी के माध्यम से देखेंगे। आपको कुछ भी लिखना नहीं है, आपको कुछ भी नोट डाउन नहीं करना, ना तो आपको कोई दिमाग लगाना है, बस आपको देखते जाना है। दूसरी बात, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं सीजीपीएससी प्रीलिम्स या मेंस की, तो भी आप तो देखिए ही देखिए, लेकिन अगर आपका कोई दोस्त, कोई फ्रेंड, कोई गर्लफ्रेंड अगर प्रिपरेशन कर रही है, कोई बॉयफ्रेंड आपका प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसको ये वीडियो जरूर भेजें। क्योंकि इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट है, माफ़ी चाहूँगा, इकोनॉमी का जो सब्जेक्ट है आपके एग्ज़ाम में, वो काफ़ी टफ मानते हैं लोग अमूमन, लेकिन वो उतना टफ है नहीं। तो इस वीडियो में हम पूरे आरबीआई का जो साख नियमन है या फिर मुद्रा कैसे आया, इन सब चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। मैं इसमें आरबीआई के बारे में आपको कुछ भी नहीं बताऊंगा, बस एक दो कहानियां बताऊंगा। उस कहानी के बाद हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। दूसरी बात कि ये वीडियो जो है वो ऐप में भी उपलब्ध होगा और यूट्यूब में भी। यूट्यूब में इसलिए उपलब्ध होगा क्योंकि बहुत लोगों की जानकारी कम है इस विषय को लेकर के, या फिर एक जो कंसेप्ट का लेवल होना चाहिए वो लेवल है नहीं। तो यूट्यूब से आप जरूर शेयर करें, और इसके आगे के वीडियो जो इकोनॉमी से संबंधित है वो आपको ऐप में उपलब्ध होंगे, एक दो वीडियो और भी यूट्यूब में उपलब्ध होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं कंसेप्ट बिल्डअप वीडियो में। पहले स्लाइड से शुरुआत करते हैं। पहले हम देखेंगे कि मुद्रा का आविष्कार कैसे हुआ और मुद्रा किस तरीके से बदलती गई हमारे अर्थव्यवस्था में, उसके क्या रोल थे और अब धीरे धीरे वो किस रूप में हमारे सामने है। तो मैंने पहले बताया कुछ भी लिखना नहीं है, केवल हम इमेज के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। पहला इमेज देखिए, इसमें 5 लोग हैं और ये 5 लोग एक टापू पे रहते हैं, यानी इनका बाहर की दुनिया से कोई भी कनेक्शन नहीं है। ये टापू में रहते हैं। मानिए कि एक परिवार के ही 5 सदस्य हैं और ये लोग अपना जीवन यापन करते हैं, खुद ही खेती करते हैं, खुद ही मछली पकड़ते हैं, एक गाय रखा है, दूध दूहते हैं और जीते खाते हैं। तो क्या इनको सोच करके देखिए कि इन लोगों को किसी तरह की मुद्रा की कोई आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये अपने जीवन निर्वाह की जो भी वस्तुएं हैं या जो भी सेवाएं हैं उसको खुद ही उत्पादित कर ले रहे हैं एक ही टापू में। तो इनको मुद्रा की कोई आवश्यकता नहीं। एक दूसरे स्लाइड में हम देखते हैं कि ये 4 लोग और हैं, जिसमें एक अंकल हैं, दादा, 2 इसमें वृद्धजन डाला गया है और 2 सुंदर सुंदर महिलाएं डाली गई हैं इस कार्टून के थ्रू, तो आपको देखने में भी थोड़ा आनंद आए। अब ये लोग भी एक टापू में रहते हैं, खुद अपना गाय पाल रखे हैं, कुत्ता पाल रखे हैं, शिकार करते हैं और खेती या मछली पकड़ने का जिस तरीके से भी अपने जीवन का निर्वाह करते हैं ये लोग
किसी से कोई संपर्क में नहीं रहते, इनको कोई भी मुद्रा की आवश्यकता नहीं है। ये जिंदा होंगे मतलब जन्म लेंगे और मृत्यु तक अगर ये लोग एक टापू में ही रह जाते हैं, बाहर की दुनिया से कटे हुए हैं, खुद अपना काम करते हैं और खुद अपना जीवन निर्वाह करते हैं, तो इनको कोई भी मुद्रा की आवश्यकता नहीं। अब एक तीसरा दृश्य देखते हैं कि वही 4 लोग हैं जो अभी मैंने पहले वाले दृश्य में दिखाया। ये 4 लोग हैं, ये यहाँ पे हैं एक टापू पे और ये 5 लोग दूसरे टापू पे। लेकिन इन लोगों को पहले पता नहीं था कि एक टापू और भी है, ये वाला। अब इनको जानकारी हो गई कि एक टापू और भी है, ये वाला। अब ये लोग जो है और ये लोग जो है, इन लोगों को मछली पकड़ना अच्छे से आता है, लेकिन ये लोग जो है बड़ी मुश्किल से मछली पकड़ पाते हैं। पहले इनको जानकारी नहीं थी तो बड़ी मेहनत मशक्कत करके मछलियां पकड़ते थे, लेकिन अब इनको जानकारी हो गई कि बगल वाले टापू में भी कुछ परिवार के सदस्य रहते हैं या एक परिवार रहता है जो लोग मछली बहुत अच्छे तरीके से पकड़ लेते हैं। लेकिन इन लोगों को दूध जो है वो दूहना बहुत अच्छी तरीके से आती है, यानी गौ पालन जो है इनको बहुत अच्छी तरीके से आता है और इनको गौ पालन में अच्छा दूध नहीं मिल पाता। तो अब ये लोग एक अनुबंध कर लेते हैं या फिर आपस में बातचीत कर लेते हैं कि भाई ठीक है, मैं मछली आपको दूंगा। ये लोग बोलते हैं कि मछली मैं आपको दूंगा, लेकिन इसके बदले आपको हमें दूध देना होगा। तो भी इन लोगों को मुद्रा की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर इनको कोई चीज चाहिए, जैसे इनको दूध चाहिए, तो इनके ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा और कुछ ऐसा चीज इनको देना पड़ेगा। मतलब इस पार्टी को, ये जो पहली पार्टी है, इस पार्टी को इस दूसरी पार्टी को कुछ ऐसा सामान देना पड़ेगा जिनकी आवश्यकता इनको भी हो। अगर इनको दूध की आवश्यकता है और इनको जो है मछली की आवश्यकता है तब तो ठीक है, मछली की आवश्यकता है तब तो ठीक है। लेकिन अगर इनको दूध की आवश्यकता है और इनको मुर्गा की आवश्यकता है, जो कि हमेशा बनी रहती है मुर्गा की आवश्यकता अमूमन लोगों के पास, लेकिन इनको दूध की आवश्यकता है, इनको मुर्गा की आवश्यकता है, इनके पास मुर्गा है ही नहीं, तो फिर ये क्या करेंगे? तो इन लोगों का आपस में जो विनिमय का व्यवस्था है, वस्तु को अदला बदली की जो व्यवस्था थी वो खराब हो जाएगी। आगे और भी कुछ स्लाइड में हम देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हम चलते थे। तो मैंने आपको एक चीज बताई कि पहले लोग जो टापू में है, कोई व्यक्ति या व्यक्ति का समूह जो दूसरे टापू के बारे में नहीं जानता है, यानी बाहर की दुनिया के बारे में नहीं जानता, तो उसको किसी प्रकार की कोई मुद्रा की जरूरत नहीं है। लेकिन जब इनको किसी चीज की आवश्यकता हुई और ये दूसरे टापू के बारे में जाने, तो ये लोग आपस में अदला बदली का कुछ नियम लागू किए कि भाई मैं आपको मछली दूंगा और आप मेरे को दूध देना। इस तरीके से ये शुरुआत हुई अर्थव्यवस्था में आपस में करके। आगे चलते हैं, वस्तु विनिमय को समझने की कोशिश करते हैं। वस्तु विनिमय क्या था? जिस चीज, कोई एक वस्तु है जिसकी आवश्यकता आपको है, जैसे मेरे को आवश्यकता है चावल की, मेरे को आवश्यकता है चावल की, लेकिन मेरे पास चावल नहीं है, मेरे पास गेहूं है। ये मैं हूं और ये कोई दूसरा पार्टी, सॉरी ये तो कोई दूसरा पार्टी है और ये मैं हूं। मेरे पास गेहूं है, गेहूं का आटा भी है, लेकिन मेरे को जरूरत है चावल की, तो मैं एक ऐसे आदमी को ढूंढूंगा जिसके पास चावल हो और उसको गेहूं की आवश्यकता भी हो। दूसरे उदाहरण से समझते हैं, ये मैं हूं, सॉरी एक दूसरा पार्टी है और ये मैं हूं। मेरे पास कपड़ा है लेकिन मेरे को जरूरत है दूध की, तो मैं एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढूंगा, खासकर इस लड़की को ढूंढने का प्रयास करूंगा जो मेरे को दूध दे सके। तीसरा देखते हैं, ये दूसरा पार्टी है जिसके पास फावड़ा है और मेरे पास है मक्का, मेरे को फावड़े की जरूरत है, लेकिन मैं इसको ढूंढूंगा जिसको कि मक्के की भी जरूरत हो। यानी
जिसको गेहूं की आवश्यकता हो उस व्यक्ति से ही मैं चावल ले सकता हूं। दूसरी बात है, अगर उसको गेहूं की आवश्यकता है तो उसके पास चावल होना भी चाहिए। ये दो समस्या है इसके साथ। तो इस तरीके से वस्तु विनिमय चलता था, वस्तु की अदला बदली। मतलब मेरे को अगर गेहूं की आवश्यकता है तो मैं किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढूंगा जो कि मुझे गेहूं दे सके, और मैं कोई ऐसा चीज उसको दे सकूं जिसके बदले वो मेरे को गेहूं दे सके। तो इस तरीके से चीजें चलती थी। अब समय आगे बढ़ा तो इसमें बहुत सारी समस्या आने लगी। समस्या यही है कि पहली बात तो उस व्यक्ति को ढूंढो जिसके पास गेहूं हो, जो मेरे को गेहूं दे। दूसरी बात कि मैं भी उसको कुछ दे सकूं, ये सबसे बड़ी समस्या है। अब मैं गेहूं ले लेके कहां कहां घूमूंगा, या फिर चावल ले लेके कहां कहां घूमूंगा कि एक व्यक्ति को खोजूंगा जो कि मेरे को चावल देगा, मैं उसको गेहूं दूंगा, बहुत लंबा प्रक्रिया है। तो ऐसी स्थिति में हमने एक चीज लाया, वह है मुद्रा। अब मुद्रा कैसे काम करती है, मुद्रा के कार्य क्या होते हैं, उस पर मैं बात करता हूं। ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि पहले लोग आपस में कोई संबंध नहीं बनाए, फिर संबंध बनाया, संबंध बनाने के बाद चीजें अदला बदली होने लगी। आइए देखते हैं अगले स्लाइड में मुद्रा की इकाई। अगर मैं बोलूं कि एक पानी का बोतल है, अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात करें तो एक पानी का बोतल है और इसके बदले मुझे 2 डेयरी मिल्क मिल सकता है। तो इस पानी के बोतल के बदले मुझे 2 डेयरी मिल्क कैसे मिला, यानी मैं किसी के पास इस पानी के बोतल को बेचूंगा तो मुझे 2 ही डेयरी मिल्क क्यों देगा, क्योंकि इस पानी के बोतल का मूल्य 20 रुपए है और एक डेयरी मिल्क का मूल्य 10 रुपए है। तो 10 दूना 20, 2 डेयरी मिल्क बराबर एक पानी का बोतल हो गया। तो एक सुविधाजनक लेखा इकाई के रूप में पैसे का उपयोग होने लगा कि भाई हमने इसका प्राइस डिसाइड कर दिया कि इसका प्राइस 10 रुपए है, तो इसी प्राइस के परिप्रेक्ष्य में हम दूसरे चीजों का भी प्राइस डिसाइड कर लेते हैं। जैसे इसका प्राइस 10 रुपए है, छोटी गोल्ड प्लेट का प्राइस भी 10 रुपए है। तो ये चीजें अगर मुद्रा नहीं होता, मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ होता, तो हम कैसे ये चीजें डिसाइड कर पाते। तो एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य है सुविधाजनक लेखा इकाई के रूप में, यूनिट के रूप में, कि हम इसको जो है एक मतलब इसको किस तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। तो एक यूनिट के रूप में व्यक्त कर सकते हैं कि ये जो वस्तु है वो 20 रुपए का है। अब वही ये वस्तु जो है वो 10 रुपए का है और ये भी वस्तु 10 रुपए का है। तो 10 20 बराबर 10 धन 10। तो इस तरीके से हर एक वस्तु का मूल्य निर्धारित करने के लिए हमने मुद्रा का आविष्कार किया, या फिर मुद्रा का आविष्कार हुआ। इसके आगे एक आपके काम की चीज दिखाता हूं जो युवा लोग हैं और जो काफी पसंद करते हैं। ये ब्लेंडर स्प्राइट है, काफी महंगा दारू माना जाता है। उसके सामने देखते हैं हम एक छोटी गोल्ड फ्लेक का डब्बा है। अब यहां पे देखिए इसका मूल्य है 500 रुपए और इसका मूल्य है 100 रुपए। अगर मूल्य मैं गलत बता रहा हूँ तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा कि भाई इसका रेट बढ़ गया है या घट गया है, मेरे को जानकारी में नहीं है। अगर बढ़ गया होगा तो भी बताइएगा, घट गया है तो भी बताइएगा। इसका मूल्य 500 रुपए है और इसका मूल्य 100 रुपए है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं एक छोटी गोल्ड फ्लेक इस पार्टी को दूंगा तो इस शराब का 1/5 भाग मेरे को दे देगा। अगर मान लीजिए 500 रुपए का है और 500 ml शराब है तो मेरे को 100 ml शराब ये दे देगा। मेरी बातों से सहमत हैं आप? शायद आप हैं। 100 रुपए का वो है, 500 रुपए का ये है, तो मेरे को 1/5 भाग, यानी इसका अगर ये 500 ml है तो 100 ml शराब दे देगा।
तो इस तरीके से हम देखते हैं इकाई के रूप में, अगर पूरा शराब मेरे को लेना है इससे, तो मेरे को 5 गोल्ड फ्लेक की डब्बी उसको देनी पड़ेगी, तब जाकर के वो मेरे को पूरा शराब देगा। वैसे जो लोग शाम को बैठना पसंद करते हैं वो लोग न तो ये शराब देंगे न तो छोटी गोल्ड फ्लेक देंगे, दोनों साथ साथ चलने वाली चीजें हैं। इसके बिना ये अधूरा है शाम को, और इसके बिना ये तो अधूरा है ही, लेकिन शाम को। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि इसका मूल्य निर्धारित करना और इसका मूल्य निर्धारित करना हमने किस तरीके से जाना कि इसका मूल्य 100 रुपए है और इसका मूल्य 500 रुपए है। तो मुद्रा के आविष्कार के बाद ये चीजें पॉसिबल हो पाई। अब एक चीज बताइए, अब एक छोटा सा और उदाहरण मैं देता हूं, मतलब मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि 100 रुपए में एक छोटी गोल्ड फ्लेक का डब्बा मिल रहा है। अभी इतना ही समझिए, ए बॉक्स अपना, एरिया अपना, वो सब बेकार है। ठीक है, 100 रुपए में एक छोटी गोल्ड फ्लेक मिल रहा है। अगर इसका मूल्य 100 से बढ़ के 200 रुपए हो जाए और 200 रुपए में एक छोटी गोल्ड फ्लेक मिलने लगे, इसका मतलब ये है कि मुद्रा की क्रय शक्ति कम हुई है, मतलब इसकी शक्ति घटी है। क्योंकि 100 रुपए में पहले इसकी शक्ति क्या थी? इसकी शक्ति थी कुछ चीजों को खरीद सकने की शक्ति, जैसे ये छोटी गोल्ड फ्लेक को खरीद सकता था 100 रुपए में। अब इसका मूल्य घट गया है, अब ये 200 रुपए जाएगा यहां से, तब ये छोटी गोल्ड फ्लेक आएगा। इसका मतलब ये है कि अगर महंगाई बढ़ती है, सामान का मूल्य बढ़ता है, तो एक तरीके से मूल्य तो बढ़ता है सामान का, लेकिन मुद्रा का मूल्य कम होता है। यानी अगर हम एक और उदाहरण से मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको कि एक लाइन है और एक लाइन है, अगर ये दो लाइनें हैं, देखिए दो लाइनें हैं, अब दो लाइन में मैं ये कहूं कि ये लाइन इससे बड़ा है। ठीक है, ये लाइन, ये वाला लाइन जो है, कलर बदल लेता हूं मैं, ये वाला लाइन जो है वो इस लाइन से बड़ा है। इसका मतलब ये भी तो हुआ कि ये वाला लाइन जो है इस लाइन से छोटा है। तो उसी तरीके से जब ये 100 रुपए में मिल रहा था, ये चीज छोटी गोल्ड फ्लेक 100 रुपए का आता था, अब इसका मूल्य 200 रुपए हो गया। इसका मतलब इसका रेट बढ़ा है, इसका गोल्ड फ्लेक का रेट तो बढ़ा है, लेकिन जो मुद्रा का मूल्य है वो भी तो कम हुआ है। ठीक इसी उदाहरण की तरीके से शायद आप मेरी चीजों को समझ गए होंगे। आइए देखते हैं अगले स्लाइड में क्या है। अगले स्लाइड में है मुद्रा का दूसरा का धन संचय का। मानिए कि आप 500 किलो मटर उपज कर लिए, 500 किलो मटर आपने पैदा किया। अब उस मटर को आप रखना चाहते हैं कि मैं 3 साल बाद इस मटर को बेचूंगा, या फिर 3 साल तक मैं इस मटर को खाऊंगा। अब क्या है, इस 500 किलो मटर को रखने के लिए आपको बहुत बड़ा जगह चाहिए। अब बड़े जगह के साथ साथ दूसरी चीज आपको चाहिए कुछ सुविधाएं, कुछ सुरक्षाएं, जिससे कि आप इस मटर को रख सकते हैं। उसमें आपका पैसा होगा खर्च। अगर दूसरी स्थिति अगर देखें, अगर मुद्रा का आविष्कार हो गया है, तो इस मटर को आप 20 रुपए किलो के दर से बेच दीजिए और 10,000 रुपए ले आइए। अब 10,000 रुपए को आप कहीं भी रख सकते हैं, आप जाइए बैंक में रख दीजिए, बैंक आपको ब्याज भी देगा उसके बदले, सेविंग अकाउंट में अगर आप रखते हैं तो इस तरीके से धन के संचय के रूप में भी मुद्रा का एक रोल है। वैसे तो सोना, जमीन, मकान आदि भी धन संचय करती हैं, लेकिन ये उतना तरल नहीं है जितना कि पैसा है, मुद्रा है, रुपए है, उतना तरल नहीं है जितना कि रुपए है। तरलता का मतलब क्या है उस पर भी मैं बात कर लेता हूं। तरलता का सीधा सीधा मतलब है कि अगर आप मार्केट में जाते हैं, किसी को 100 रुपए देते हैं, तो 100 रुपए में तुरंत आपको कोई सामान दे देगा, लेकिन उसी के जगह पे अगर आप सोना देंगे, तो सोना तो छोटा सा देंगे नहीं, उसका नाप तौल का बहुत अलग अलग समस्या है। वैसे आप जमीन देंगे, मकान देंगे, घर देंगे, उसको बिकने में बहुत समय लगेगा। तो जिस चीज को, जो चीज तुरंत ही
कन्वर्ट नहीं हो सकती दूसरे चीजों में, उसको कम तरल कहा जाता है। और जो चीजें दूसरे चीजों में तुरंत कन्वर्ट हो सकती है, जैसे पैसा, रुपए, रुपए आप किसी को देंगे तुरंत सामान दे देगा, लेकिन जमीन को बिकने में समय लगेगा। तो इस तरीके से जो है, जो चीजें जल्दी कन्वर्ट हो जाती है उसको ज्यादा तरल कहा जाता है। आइए देखते हैं अगले स्लाइड में मुद्रा का विकास किस तरीके से हुआ है। यानी पहले हम विनिमय प्रणाली में थे, अब धीरे धीरे हम कहां पहुंच रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम विनिमय प्रणाली में थे, जिसमें मेरे को दूध की आवश्यकता थी और मेरे पास था कपड़ा। मैं गया, इसके पास कपड़ा दिया और मैं दूध ले आया। दूसरे में हम देखते हैं उसके बाद कुछ सोने के सिक्के जारी किए गए। उसके बाद कुछ इस तरीके के सिक्के जो वर्तमान में भी आपको देखने को मिलते होंगे। और उसके बाद आते हैं आप ये 2-2 हजार के नोट जारी किए गए। तो इस तरीके से हम सिक्कों से कागजी मुद्रा पे पहुंच गए, और कागजी मुद्रा से हम एटीएम कार्ड, डेबिट क्रेडिट कार्ड आदि पे पहुंचे। उसके बाद सबसे प्रेजेंट जो उदाहरण है वो बिटकॉइन जैसा जो डिजिटल करेंसी है उसका एक उदाहरण है। आगे देखते हैं साख सृजन कैसे होता है। कोई भी बैंक साख सृजन करती है तो किस तरीके से साख सृजन करती है, या फिर साख सृजन क्या होता है, इसको एक कहानी के माध्यम से हम देखेंगे तो बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। एक गांव है रामपुर, जो कि आपको दिख रहा होगा। आपको इस गांव को ध्यान रखना है, ऐसे ही गांव आएगा इसका मतलब रामपुर है। यहाँ पे कुछ लोग रहते हैं, ठीक है। ये गांव है रामपुर, यहाँ पे कुछ लोग रहते हैं। यहाँ एक व्यक्ति रहता है, लल्लू राम नाम का सेठ है वहां का। अब ये लोग क्या है, इनके पास, ये लोग कागजी मुद्रा को नहीं जानते। ये लोग अभी इनको कुछ पता ही नहीं है कागजी मुद्रा वुद्रा का। इन लोगों के पास सोना रहता है, सोने से ये लोग काम करते हैं। यानी अगर 1 किलो सोना लेकर के जाएगा तो 25 किलो आलू दे देगा, फिर वो सोना किसी को देगा तो चावल दे देगा। मतलब पैसे की तरह सोना चलता है। लेकिन उस गांव में डाकुओं का हमला बढ़ता जाता है, और वो डाकू आते हैं और सोना चुरा के ले जाते हैं। तो इन लोग को एक उपाय सूझता है कि क्यों ना इस व्यक्ति के पास हम कुछ उपाय मांगे। तो ये लोग चले जाते हैं लल्लू राम के पास। लल्लू राम वहां का सेठ होता है। लल्लू राम बोलता है कि ठीक है, तुम मेरे को सोना दे दो। तो इस तरीके से सोना ले लेता है। और ये लोग बोलते हैं कि हम कैसे माने कि तुम मेरे से जो सोना ले रहे हो वो हमको वापस कर दोगे। तो लल्लू राम बोलता है कोई बात नहीं, मैं तुमको एक कागज देता हूं, एक रसीद देता हूं, इसमें मैं अपना सील और ठप्पा लगा देता हूं। अब मैं तुमको नहीं जानता, जो सोना दे रहा है उसको मैं नहीं जानता, इसमें से किसी को नहीं जानता। जिसके पास वो रसीद होगा मैं उसी को सोना वापस कर दूंगा। इसके बदले में कुछ शुल्क लूंगा। बोला कि भाई 1-1 किलो गेहूं, 1-1 किलो सोने के पीछे मैं लूंगा, साल का या महीने का जो भी, तो कुछ शुल्क लूंगा। तो इस तरीके से सोना रखता गया और रसीद जारी करता गया। इन लोगों के पास रसीद आ गई। अब ये कहां सोना रखता था, ये घर बनाया, सोना घर, और पूरे गांव वालों का सोना इसी में रख दिया, 1000 किलो सोना। ध्यान रखिएगा, पूरी कहानी को ध्यान से सुनिएगा। लिखने पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, मतलब लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। तो आप ये समझिए कि आप पढ़ रहे हैं, बस एक कहानी सुनते जाइए। आपको साख सृजन कैसे होता है, आरबीआई कैसे काम करता है, वो चीजें आपको समझ में आएंगी। आपको समझ में आ गया होगा कि पैसे का आविष्कार कैसे हुआ और किस तरीके से हम आगे बढ़े हैं। अब इस कहानी पे ध्यान करते हैं। ये रामपुर गांव है। इस गांव में इतने सारे लोग हैं, इनके पास सोना था। सोने से लोग पूरा कारोबार करते थे। खाने के लिए सोना, पीने के लिए सोना, सोने के लिए सोना, सबके लिए सोना। अब इनको डाकुओं का डर सताने लगा। ये लोग सोना बोले कि हम यहाँ पे रख देंगे लल्लू राम के पास। लल्लू राम बोला कोई बात नहीं, मैं 1-1 दर्जन केले लूंगा, सोने रखने का, सोना रखने का 1-1 दर्जन केला लूंगा। केला दो मुझे, मैं उसी में खुश हूं। और दूसरी बात कि मैं एक रसीद दे देता हूं, इस रसीद में मैंने सील और साइन कर दिया है। ये रसीद जिसके पास भी होगा मैं उसको ही सोना दे दूं। ये बात इस रसीद में लिख दी गई। इस तरीके से 1000 किलो ये सोना इकट्ठा भी कर लिया और सोना को यहां रख दिया, सोना घर में। ठीक है, अब कहानी आगे बढ़ती है।
इस तरीके से कहानी आगे बढ़ती। अब इस गांव के जो लोग थे वो इस बात से आश्वस्त हो गए कि मेरा सोना लल्लू राम के थ्रू इस सोना घर में सुरक्षित है। अब ये लोग अपना एक माध्यम बना लिए, मतलब एक व्यवस्था बना लिए कि भाई एक व्यक्ति है इसमें, मान लीजिए बुधई नाम का एक व्यक्ति है और एक व्यक्ति है सुधई नाम का। बुधई और सुधई नाम के दो व्यक्ति हैं। तो ये गांव वाले जो थे वो, अब बुधई को मान लो इसको 25 किलो सोना देना है, 25 किलो सोना देना है सुधई को, बुधई देगा 25 किलो सोना सुधई को। तो बुधई बोलता है कि भाई मेरा तो एक उपाय यह है कि मैं यहां से जाऊं लल्लू राम के पास, लल्लू राम को रसीद वापस कर दूं, रसीद के बदले वो यहां से सोना निकाल के लेकर के मेरे को दे दे और यहां से मैं तुमको दे दूं सुधई को। दूसरा तरीका यह है कि मैं वही कागज दे देता हूं जिस कागज में वो लिख रखा है कि ये कागज जिसके भी पास होगा मैं उसी को सोना दे दूंगा। तो तुमको जब भी सोना लेना होगा उसके पास मेरे तुम्हारा सोना सुरक्षित है, जब लेना होगा मैं कागज दे देता हूं, कागज को तुमको रखना भी आसान है, डाकुओं का कोई डर नहीं, कोई लूट खसोट वाली बात नहीं। तो फिर सुधई जो होता है वो तैयार हो जाता है और इससे कागज ले लेता है। अब सुधई जाएगा लल्लू राम के पास और कागज मतलब सोना ले सकता है। इस तरीके से हो सकता है सुधई ने सोमारू को, सोमारू ने बुधनी को और बुधनी ने राम कैलाशों को बेच दिया होगा, मतलब दे दिया होगा रसीद। तो इस तरीके से पूरे गांव में बस सोना रखा का रखा है, सारे गांव वाले बस रसीद से खरीद ले रहे हैं, कोई चीज रसीद से बेच दे रहे हैं। मान लीजिए 25 किलो आलू का दाम ये लोग निर्धारित कर रखे हैं कि 1 किलो सोना। अब 1 किलो सोना का रसीद कोई दे दिया यहां से, इसका नाम है मान लीजिए कोई, इसका नाम है मान लीजिए कोई बीगूराम, बीगूराम इसका नाम है श्याम सुंदर। बीगूराम और श्याम सुंदर दो लोग हैं। अब श्याम सुंदर जो है आलू बेचता है, 25 किलो आलू देना है इसको बीगूराम को। अब बीगूराम जो है 25 किलो आलू के बदले एक रसीद दे दिया कि 1 किलो सोना का रसीद ये लो, जब तुमको सोना लेना हो तब जाना लल्लू राम के पास ले लेना। अब लल्लू राम भी खुश है, उसके पास सोना रखा है, उसके बदले उसको केले मिल रहे हैं, क्योंकि वो पहले कह चुका है कि मैं ऐसे फ्री में काम करूंगा नहीं, मुझे चाहिए केले, तो केले भी ले रहा है। तो इस तरीके से ये भी खुश है कि सोना रखा हुआ है, मैं केले खा रहा हूं, ये लोग भी खुश हैं कि सोना रखने का कोई झंझट नहीं है, जब चाहूं तब सोना तो मिल ही जाएगा। काफी विश्वासी आदमी था भाई लल्लू राम, दिखने में ऐसा है लेकिन विश्वासी आदमी था। इस तरीके से चलने लगता है कारोबार। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है, एक दूसरा गांव आता है श्यामपुर। देखिए रामपुर गांव कैसा था, ऐसा थोड़ा हाईटेक टाइप का, लेकिन श्यामपुर गांव और हाईटेक। एक गांव आता है श्यामपुर, श्यामपुर के भी लोग हैं, लेकिन श्यामपुर के लोग अभी भी सोने से ही कारोबार कर रहे हैं। आलू लेना है 1 किलो सोना देंगे, प्याज लेना है 2 किलो सोना देंगे, प्याज महंगा है ना भाई, तो 2 किलो प्याज वो सोना दे देंगे। खीरा लेना है तो आधा किलो सोना दे देंगे, 25 किलो खीरा ले लेंगे। तो इस तरीके का कारोबार श्यामपुर गांव वाले अभी भी कर रहे हैं। अब श्यामपुर का एक आदमी है जिसका नाम है शिवभजन। कहानी मजा आ रहा होगा लगता है। श्यामपुर का आदमी है जिसका नाम है शिवभजन, और शिवभजन जो है रामपुर का एक आदमी है सोमारू, उसको कभी सोना दिया था 25 किलो। बहुत पहले की बात है जब ये लोग सोने से ही कारोबार करने वाले थे, रामपुर वाले भी सोने से कारोबार कर रहे थे, लेकिन 1 साल तक इन लोग का मेल मिलाप हुआ नहीं शिवभजन और सोमारू का। तो ये लोग अपना कागज से कारोबार करने लगे, रसीद से। अब ये बेचारा अभी तक सोने से ही कारोबार कर रहा है। शिवभजन बोलता है सोमारू से कि भाई सोमारू, मुझे तुम
सोना दे दो। सोमारू जब सोना मांगता है, सोमारू से जब सोना मांगता है शिवभजन कि मेरा सोना वापस करो 25 किलो। सोमारू जो था थोड़ा गरीब टाइप का आदमी था, लेकिन मेहनती आदमी था। तो ये 25 किलो सोना की मांग जब करता है श्यामपुर का एक आदमी, तो सोमारू बोलता है कि भाई हमारे यहाँ तो सोना का कारोबार अब बंद हो चुका है, अब हम लोग तो रसीदों से काम करते हैं। तो ये बोला भाई रसीद वसीद वाला मामला मेरे से चलेगा नहीं, तुम मेरे से सोना लिए थे, तुम मेरे को सोना ही दो। अब ये शिवभजन जो है जिद पर अड़ जाता है। जब जिद पर अड़ जाता है तो इसमें नया कैरेक्टर आता है लल्लू राम। सोमारू जो है लल्लू राम के पास जाता है, हाथ पांव पकड़ता है कि लल्लू राम जी, सेठ जी, मेरे को 25 किलो सोना दे दीजिए। आपके पास तो वो सोना वाले घर में 1000 किलो सोना रखा है, उसमें से 25 किलो दे दीजिए, क्या मांग रहा हूं मैं। तो लल्लू राम बोलता है मैं भी यार बिजनेसमैन हूं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसे मैं दे नहीं सकता सोना। और वो अगर वो लोग आ गए मांगने तो मैं कहां से दूंगा वहां से सोना। 975 किलो सोना बचा रहेगा और 1000 किलो के दावेदार आ जाएंगे। वैसे भी मैं उनके केले बहुत खा चुका हूं, अब तो मैं कहां से पैसा, कहां से सोना दूंगा। तो ऐसी स्थिति में सोमारू थोड़ा होशियार टाइप का आदमी था। बोलता है कि अभी 1 साल हुआ, 1 साल बीत गया आपका, कोई लेने आया। लल्लू राम सोच में पड़ जाता है, बोलता है लेने तो साला कोई नहीं आया। तो आपको लगता है लल्लू राम जी कि सभी लोग एक बार आ जाएंगे। फिर लल्लू राम का दिमाग घूमता है, बोलता है कि भाई सब लोग तो एक साथ शायद नहीं आएंगे, क्या आएंगे यार, 500 लोग एक बार आ जाएंगे, मतलब 500 किलो सोने के दावेदार एक बार आ जाएंगे, उससे ज्यादा थोड़ी आएंगे। सोमारू फिर एक चालाकी खेलता है और बोलता है कि लल्लू राम जी आप मेरे को सोना दे दीजिए 25 किलो, उसके बदले में 26 किलो सोना लौटाऊंगा, 2 महीने का वक्त दे दीजिए। लल्लू राम भी सोचता है कि भाई 1 किलो सोने का फायदा है, मेरा तो कोई सोना है नहीं, मैं गांव वालों से लेके रखा हूं, मेरा कुछ इसमें लग नहीं रहा है, बस 1 किलो ये मेरे को बढ़ा देगा, तो 1 किलो तो बहुत होता है सोना। लल्लू राम तैयार हो जाता है, लल्लू राम इसको सोना दे देता है सोमारू को, और सोमारू यहां से 25 किलो सोना शिवभजन को दे देता है। अब शिवभजन जो है वो भी कर्जदार रहता है एक व्यक्ति का। वो व्यक्ति रहता है रामपुर का, उसका नाम रहता है बुधई। बुधई पहले ऐसे नहीं था, बुधई पहले ऐसे मोटा तगड़ा था, लेकिन धीरे धीरे बुधई जो है थोड़ा पीने वीने लगा, और पीने के बाद खाने में इसका नियंत्रण नहीं रहा, तो बुधई इस तरीके का हो गया। तो ये 25 किलो सोना जो यहां से लिया था सोमारू, वो दे देता है शिवभजन को। और शिवभजन जो कर्जदार था बुधई का, बुधई रहने वाला था काम रामपुर का ये वाला, तो बुधई जो है सोना, सॉरी शिवभजन जो है सोना दे देता है किसको, बुधई को। रामपुर का सोना रामपुर में ही लौट के आ गया है, याद रखिए। देखिए यहां से सोमारू लिया, सोमारू इसका कर्जा पटाया, और ये भी कर्जदार था इसका बुधई का, तो 25 किलो सोना ये बुधई को दे देता है। अब बुधई क्या करता है, बुधई जो है रामपुर का है, रामपुर में क्या है, डाकुओं का डर पहले से। अब ये सोना अपने पास रखने से बहुत हिचकिचाता है कि मैं सोना अपने पास कैसे रखूं। फिर ये सोचता है कि चलो मैं चलता हूं लल्लू राम के पास। पहुंच जाता है लल्लू राम, लल्लू राम मस्त बैठ के केले खाता रहता है। बुधई आता है, बोलता है साहब 25 किलो सोना है, आप रख लो। लल्लू राम का काम क्या है, केले खाना, सोना रखना। क्यों नहीं भाई, ले आओ मुझे सोने दे दो। बोल, उसके बाद ये 25 किलो सोना दे देता है, और उसके बदले में इसको रसीद दे देता है। ये सारी चीजें, पूरी कहानी आपको मैंने बताया। अब आप एक चीज बताइए, हम बात कर रहे थे साख का सृजन कैसे होता है। आपको एक चीज समझ में आई होगी कि लल्लू राम के पास जब तक सोमारू नहीं गया था तब तक 1000 किलो सोना था, ठीक है। इधर से देखता हूं, 1000 किलो सोना था। लल्लू राम 25 किलो सोना ले लिया, अब इसके पास कितना सोना बचा, 975 किलो, ठीक है।
रसीद कितने की बढ़ चुकी है मार्केट में? 1000 किलो की। शुरू से जब भी वो सोना लेता है तब रसीद देता है, तो 1000 किलो की रसीद बढ़ चुकी है मार्केट। सोना कितना है इसके पास? 975 किलो। ठीक है, क्लियर? आगे वाली स्लाइड में बताता हूं। अब देखिए 975 किलो सोना तब तक था जब तक सोना बुधई के पास से यहां तक नहीं आया था, यानी 975 किलो सोना में 1000 किलो सोना के बराबर रसीद बढ़ चुका है, पहले से बढ़ चुका है। जब भी सोना लेकर के आएगा, अब ये बुधई भी सोना लेकर के गया तो इसके बदले ये रसीद दिया, यानी 1000 किलो सोना का रसीद पहले था और 25 किलो सोने का रसीद इसको दे दिया, मतलब 25 1025 1025 किलो सोने का रसीद बढ़ चुका है। लेकिन लल्लू राम के पास जो है इसको ये वापस किया, उसको मिलाकर के 1000 किलो सोना ही है। अब ये 25 किलो सोना कहां से आया? ये हवा में 25 किलो सोना हवा में है। बस एक भरोसे पे ये लल्लू राम जो है 25 किलो सोना का लोन दे दिया कि सब लोग एक साथ थोड़ी आएंगे मांगने। तो इस तरीके से देखते हैं तो 25 किलो सोने का जो है लल्लू राम ने एक तरीके से साख क्रिएट कर लिया ना, क्रेडिट क्रिएट कर लिया। क्रेडिट का मतलब एक भरोसा, मार्केट में वालों को उनके उसके ऊपर भरोसा है कि जब भी मैं सोना मांगूंगा ये सोना दे देगा। अब उसी भरोसे के बदौलत ये 25 किलो सोना का लोन दे दिया, यानी 1025 किलो सोने का रसीद बांट चुका है, लेकिन इसके पास केवल सोना है 1000 किलो। 25 किलो सोने का वो साख क्रिएट कर लिया है। अब इसी चीज को आगे समझने की कोशिश करते हैं। पहले हमने समझा मुद्रा आया कैसे, मुद्रा का काम क्या है। उसके बाद हमने एक लल्लू राम की कहानी सुनी जो केले बहुत खाता था और इतना केले का शौकीन था कि सोना रखने के बदले भी वो केला ही लेना पसंद किया और अभी भी मजे से केला ही खा रहा है। उसके बाद हमने देखा ये पूरी कहानी जिसमें सोमारू शिव भजन का कर्जदार रहता है, ये सोना दे देता है लल्लू राम से मांग के, और लल्लू राम शिव भजन जो है फिर से कर्जा पटा देता है किसको? बुधई को। बुधई फिर से जाता है और अपना सोना रख देता है इसी के पास। इसके पास 1000 किलो सोना है, लेकिन रसीद 1025 किलो का बढ़ चुका है। आगे देखते हैं कि अब मुद्रा स्फीति क्या होता है, इसी कहानी को कंटिन्यू करते हुए। अब देखिए 1000 किलो सोना था शुरू में, 1000 किलो सोने का रसीद बढ़ चुका था। दूसरी बात देखें, दूसरी स्थिति में जब सोमारू ले जाकर के बुधई ले जाकर के पैसा रिटर्न कर देता है लल्लू, ये माफी चाहूंगा, दूसरी स्थिति में जब बुधई ले जाकर के सोना रख देता है लल्लू राम के पास, तो 25 किलो सोना का रसीद बढ़ जाता है, लेकिन सोना लल्लू राम के पास कितना रहता है? 1000 किलो ही। ऐसे ही सोचिए, सोच के देखिए आप कि इस तरीके से 25 किलो जो सोना है ये हवा में है, हवा में साख क्रिएट कर दिया कि 25 किलो का रसीद बढ़ चुका है मार्केट में, लेकिन सोना है ही। इसी चीज को सोचिए कि अगर लल्लू राम के पास कर्जदार बहुत सारे बढ़ जाएं, बहुत सारे कर्जदार हो जाएं और सब बोले कि भाई 25 किलो दे दो, 25 किलो दे दो, मैं तुमको 2 महीना में 26 किलो दे दूंगा, 25 किलो दे दो, 25 किलो दे दो, ऐसे करके मान लीजिए कि 25 चौके 100, 40 लोग आ जाए और सब 25-25 किलो ले लें। और लल्लू राम भी थोड़ा लोभी टाइप का आदमी था, 25 का 26 मिलेगा करके, अगर मैं पूरे 40 किलो मतलब 40 लोगों को बांट दूंगा 25-25 किलो, तो 25 गुणे 40 गुणे 25 बराबर 1000 किलो। अगर मैं 1000 किलो को 40 लोगों में बांट देता हूं तो बस 2 महीने की तो बात है, 2 महीने बाद मेरे को 40 किलो सोना अलग से मिल जाएगा ना एक्स्ट्रा,
क्योंकि 40 लोग जो हैं वो 25 के बदले 26 देंगे, तो 26 एक एक आदमी 1-1 किलो सोना एक्स्ट्रा देंगे, तो 40 किलो लोग 40 किलो सोना अलग से दे देंगे। तो इस तरीके से लल्लू राम जो है सोचता है और पूरा 1000 का 1000 किलो सोना बांट देता है। यानी अब की स्थिति यह है कि सोना उसके पास 1000 किलो ही है। मतलब एक्चुअल में अगर वो पूरा सोना अपना वापस भी मांगेगा तो 1000 किलो ही सोना वापस लेगा, लेकिन रसीद कितना का बांट चुका है, वो रसीद बांट चुका है 1000 प्लस 1000 मतलब 2000 किलो का सोने का रसीद बांट चुका है। 2000 केजी सोने का रसीद वो बांट चुका है। अब देखते हैं कि मुद्रास्फीति क्या होता है। अब इस आलू को देखिए, कभी कभी महंगा हो जाता है, कभी कभी सस्ता हो जाता है, लेकिन उस गांव में क्या रेट था वो बताता हूं। लल्लू राम जो था 1 किलो सोने के पीछे एक रसीद बांटता था। इस तरीके से अगर कोई 25 किलो सोना देता था तो 25 रसीद बांट देता था। अब उस गांव में 1 किलो सोना से 25 किलो आलू खरीदा जा सकता था। एक किलो सोना से 25 किलो आलू खरीदा जा सकता था, लेकिन गांव वाले सब इतना भरोसा कर लिए थे रसीदों पे कि फिर वो सोना लेना उतना उन लोगों की जरूरी नहीं था। वो बस 1 किलो सोने का रसीद दे दे तो 25 किलो आलू दे देता था। लेकिन जब लल्लू राम ने 1000 के 1000 किलो सोना को लोन पे लगा दिया और 2000 किलो सोना का रसीद बांट दिया, इसका मतलब सोना तो कम है मार्केट में लेकिन रसीद ज्यादा हो गया, जस्ट डबल हो गया। तो अब देखते हैं, अब ये जो था 25 किलो 500 किलो आलू है, 25-25 किलो सबको लेना है। 20 लोग ले सकते हैं 25-25 किलो, यानी 20 लोगों को लेने के लिए 1 किलो सोना पे 25 किलो आलू अगर मिल रहा है, 1 किलो सोना पे 25 केजी आलू मिल रहा है अगर, तो 1 किलो सोना के लिए एक रसीद है। समझ में आ रहा है ना भाई? 1 किलो सोना के लिए एक रसीद है, ठीक है। अब एक रसीद से 25 किलो आलू खरीदा जा सकता है, तो 500 किलो आलू को खरीदने के लिए 20 लोग यानी 20 रसीद की आवश्यकता होगी ना, ठीक है। अब 20 रसीद से 500 किलो आलू खरीदा जा सकता था, यानी 25 किलो आलू को एक रसीद से खरीदा जा सकता था पहली स्थिति में। लेकिन अब जो है रसीद जस्ट डबल हो गया है मार्केट में, सोना उतना ही है। अभी भी याद रखिएगा, 1000 किलो सोने का रसीद बांट दिया, यानी 1000 किलो हवा में साख क्रिएट कर दिया है अभी तक लल्लू राम, तेज तर्रार आदमी है भाई। अब जो है 25 किलो आलू को लेने के लिए एक आदमी आता है, वो बोलता है कि भाई पहली स्थिति जब 1000 किलो सोना रखा भी था और 1000 किलो सोना के लिए रसीद भी था, तब की स्थिति में एक जेंटलमैन टाइप का आदमी आता है और बोलता है कि भाई एक रसीद लो जो कि 1 किलो सोने के बराबर है और तुम मुझे 25 किलो आलू दे दो। ये आलू दे देता है। लेकिन जब 2000 रसीदें बढ़ चुकी हैं तब की स्थिति में ये आदमी दोबारा आता है, बोलता है कि भाई एक रसीद लो और मुझे 25 किलो आलू दे दो। ये दुकानदार कुछ नहीं बोलता, चुपचाप रहता है, देखता है कोई और तो नहीं आ रहा है। एक और आदमी आता है, वैसे ही लाल टाइप पहने लेकिन थोड़ा भूरा रंग का जैकेट पहने हुए, ब्लेजर पहने हुए आता है और बोलता है एक रसीद की क्या बात करते हो जी, हम तुमको 2 रसीदें देते हैं, तुम दो 25 किलो आलू। अब ये 2 रसीदें कहां से पाया? 2 रसीदें कहां से पाया? 2 रसीदें वही 2 रसीदें हैं जो कि डबल हो गया है, 1000 रसीद का 2000 रसीद हो गया है। तो एक व्यक्ति को अगर देखें 1000 लोग हैं तो एक व्यक्ति को 2 रसीद मिला, यानी रसीद मार्केट में बढ़ गया है, सोना उतना ही है। तो ये व्यक्ति बोलता है कि भाई हम 2 रसीदें तुमको देते हैं इसी 25 किलो आलू के लिए, हमको आलू दो। तो ये भी होशियार आदमी था भाई, 25 की ये जो 2 रसीद है इसको थोड़ी पता है कि वहां पे खेल हो चुका है ऊपर में कि रसीद डबल बढ़ चुका है। इसको तो ये पता है कि एक रसीद को लेकर के जाऊंगा तो 1 किलो सोना मिलेगा।
दूसरे रसीद को लेकर के जाऊंगा तो 1 किलो और सोना मिलेगा, 2 किलो सोना मिलेगा, लेकिन ऊपर मेरा खेल हो चुका है, लल्लू राम खेल किया है। तो इस तरीके से ये सोना, ये आलू इसको दे देता है। अब एक तीसरा प्लेयर इसमें आता है, महासेठ मुन्नालाल। महासेठ से भी, और तस्वीर से भी लग रहा होगा पेट का जो आकार है उसको देख करके कि महासेठ ही, महासेठ मुन्नालाल आता है। इसके 3 क्लाइंट हैं, एक रमेश है, थोड़ा रुष्ट है, दूसरा सुरेश है, और तीसरा यह लल्लू राम है। अब लल्लू राम क्या करता है कि इन लोगों से 12 केले लेता है खाने के लिए, एक दिन रखने का। अब ये क्या करता है कि 12 केले के साथ इन लोगों से सोना लेता है कि भाई मैं सोना तुम्हारा रख दूंगा। तो इसका और इसका एक चैन बन गया, मतलब ये यहां से सोना लेता है और सोना इनको दे देता है, कुछ इस तरीके से। अब ये बोलता है कि भाई मैं अपना सोना घर नहीं बनाऊंगा, मैं क्यों सोना रखूं, उतना रिस्क है, डाकू है, चोर है, लुटेरे हैं, मैं रिस्क नहीं ले सकता। तुम बंदूक ले सकते हो, बड़े आदमी हो भाई, तुम अपना एक बड़ा सोना घर बनवाओ, हमारा सोना यहीं रख दो। तो ये बोलता है कि ठीक है, इसके बदले में तुमको दूंगा रसीद। लेकिन अब बात बदल गई है गुरु, बात बदल गई है। तुम जो रसीदें देते थे वो तुम्हारे पास आते थे लोग, अब मैं जो रसीद दूंगा उस रसीद से लोग या तो तुम्हारे पास भी आ सकते हैं या तो मेरे पास भी सीधे आ सकते हैं। लेकिन अंतिम रूप से सोना कौन देने का भागीदारी लेता है, तो ये मुन्नालाल लेता है, महासेठ मुन्नालाल, कि भाई अंतिम रूप से मैं तुमको सोना, इस व्यक्ति को सोना अंतिम रूप से, अगर कहीं सोना नहीं मिलता है तो रसीद अगर मेरे पास लेकर के आएगा तो मैं उसको सोना दूंगा, कोई भी होगा। इस तरीके का अनुबंध हो जाता है। लल्लू राम भी खुश हो जाता है, बोलता है ठीक है, 12 में से 6 केले मैं आपको दे दूंगा, 6 केले ही मैं खाऊंगा, लेकिन आप जितना भी टेंशन है बंदूक गोला बारूद का, सुरक्षा वगैरह का, आप रखिए, मेरे को कोई मतलब नहीं। तो इस तरीके से इनका अनुबंध हो जाता है। ये सोना लल्लू राम के पास और लल्लू राम के पास से मुन्नालाल सेठ के पास चले जाते हैं। ये लोग भी, इन लोगों को कोई मतलब नहीं है, ये नीचे वाले लोग हैं, इनको कोई मतलब नहीं है, ये दोनों कनेक्शन बना लिए। लेकिन ये बोलता है कि एक शर्त है भाई, तुम रसीदें तो इतना जारी कर दे रहे हो कि 1000 किलो सोना ले रहे हो, 2000 किलो का रसीद जारी कर ले रहे हो, 2000 किलो सोने के बराबर रसीद जारी कर दे रहे हो। अब कल के दिन साले ये कंटिन्यू मेरे पास आने लगे सोना मांग ले, तो मैं सोना कहां से दूंगा। इसलिए तुम ठीक है, तुम अपना काम भी करो लल्लू राम, लेकिन थोड़ा कंट्रोल भी रखो यार। तो कंट्रोल है क्या बोला, उसको सुनते। बोलता है कि 1000 में से तुम 500 किलो सोना ही उधार में दे सकते हो, केवल 500 किलो सोना उधार में दे सकते हो। लल्लू राम बोलता है चलो यार ठीक है, 500 किलो ही सही, 500 किलो तो दे सकता हूं। अब सोच के बताइए, पहले लल्लू राम जो था 1000 किलो सोना के पीछे 1000 किलो और सोने का रसीद जारी कर देता था, यानी 2000 किलो सोना, 1000 किलो सोना के पीछे वो 2000 किलो सोने का रसीद जारी किया। लेकिन अब ये तो रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, अब इसका 1000 किलो सोना यहां रखा है ऊपर मुन्नालाल के पास, महासेठ मुन्नालाल के पास। लेकिन अब ये 1000 किलो सोना के साथ 500 किलो और सोना का रसीद जारी कर सका, क्योंकि वो बोल दिया है 1000 में से 500 किलो सोना उधार में दोगे, यानी अब 500 किलो ही सोना उधार में देगा। तो 500 किलो सोना उधार में देगा तो यही सोना इसके पास लौट के आएगा, तो फिर रसीद जारी करेगा। तो इस तरीके से केवल 500 किलो का सोना का रसीद तुम जारी करोगे, यानी कुल मिला के ये है कि तुम्हारे पास अगर 1000 किलो सोना तुम मेरे पास जमा रखवाते हो तो तुम 1500 किलो सोना के बराबर रसीद जारी कर सकते हो, बाकी उससे ज्यादा नहीं कर सकते। इनका अनुबंध हो जाता है, क्लियर कट, बोलते हैं ठीक। अब उसी कहानी पे चलते हैं जिस कहानी पे एक आदमी जाता है जेंटलमैन आलू लेने। अब ये देखते हैं तो 1000 किलो सोना के बराबर 1500 किलो सोने की रसीद जारी हो चुकी है। अब उसी कहानी में चलते हैं जिसमें कि वो जाता है
हाँ, इस कहानी पे चलते हैं। तो पहले इस व्यक्ति के पास, पहले ये व्यक्ति जो था 2 रसीदें दे रहा था, 25 किलो आलू के लिए 2 रसीद दे रहा था। अब ये आदमी केवल 1.5 रसीद दे पाएगा कि नहीं, क्योंकि 2000 किलो सोना का जब रसीद था मार्केट में तब ये 2 रसीद दे रहा था। अब 2000 से ये 1500 हो गया, तो इसका भी तो वैल्यू, इसका भी तो रसीद भी तो घटेगा, तो केवल 1/2 रसीद ही दे पाएगा। यानी 50 किलो आलू खरीदना है इसको, तो पहले 50 किलो के लिए 4 रसीद देता था, अब केवल 3 रसीद देगा। तो इस तरीके से महंगाई थोड़ी सी कम हुई कि नहीं, आधे रसीद की महंगाई कम हुई ना, आधे सोने के बराबर महंगाई कम हो गई है। तो इस तरीके से होता है चीज, इसी तरीके से कहानी में चलती है। अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करूं, मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करूं। अब आप बस इस मुन्ना लाल जो है, मुन्ना लाल जो है, मुन्ना लाल को आप आरबीआई समझिए, कुछ इसी तरीके का काम होता है आरबीआई का। इसको अपना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया समझ लीजिए। अब ये तो नीचे आप हैं, तो इसी तरीके का कुछ व्यवहार होता है ना। आरबीआई इनको आदेश जारी करती है कि भाई तुम इतना साख सृजन नहीं करते, CRR SLR वगैरह के जरिए। अब वो जो टेक्निकल चीजें हैं वो हम दूसरे उसमें पढ़ेंगे, इसमें हमने जानने की कोशिश की। अब एकदम सार अगर करें कि जैसे इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, तो उस पर मैं बात करूं, तो पहली बात तो इस कहानी से हमको एक शिक्षा मिलती है कि मुद्रा कैसे आया, किस तरीके से हम गोल्ड फ्लेग का प्राइस निर्धारित करते हैं, मुद्रा किस तरीके से मार्केट में आया। तो हमने देखा कि पहले टापू में थे, टापू से 2 टापू वाले लोग आए, तो टापू में आपस में मछली और दूध खरीदे। फिर वस्तु विनिमय आया, वस्तु विनिमय में हम उसके बाद देखें मुद्रा के आखिर काम क्या है। छोटी गोल्ड फ्लेग, ब्लेंडर स्प्राइट पे भी बात हुई हमारी, और उसके बाद हमने देखा कि मुद्रा किस तरीके से आगे बढ़ा। साख सृजन को हमने लल्लू राम के थ्रू समझने की कोशिश की कि लल्लू राम किस तरीके से केले खाते हुए हवा में साख सृजित कर देता था। उसके बाद हमने महंगाई को देखा, महंगाई को हमने स्फीति के नाम से जाना, मुद्रा स्फीति के नाम से, और महंगाई को भी हमने जानने की कोशिश की कि किस तरीके से होता है। लेकिन अगर टेक्निकल टर्म में देखें तो हम जब इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे तभी जान पाएंगे। बाकी अगर आप ये वीडियो यूट्यूब में देख रहे होंगे, संभवतः यूट्यूब में ही देख रहे होंगे, तो नीचे ऐप का लिंक है, आगे की वीडियो वहीं मिलेंगी आपको, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं ऐप को, और वहाँ पे बाकी के वीडियो आपको मिल जाएंगे। किसी समस्या के समाधान के लिए नीचे एक मोबाइल नंबर भी दिया होता है, तो उस पर आप कॉल भी कर सकते हैं। और ज़रूर अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि इस तरीके से साख सृजन को मैंने कोशिश की है कि एक कहानी के माध्यम से आपको बता सकूं। और बाकी कोई इसमें कुछ चीज़ छूट गई होगी या कुछ गलत बताया होगा तो माफ़ करिएगा, नीचे कमेंट में बताइएगा ज़रूर, अगर यूट्यूब में है तो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।